जो पेट 20 तारीख को प्रस्तावित है, तो उसके लिए जो स्पेशल घटना चक्र आई है, तो उसकी सीरीज प्रारंभ हुई है। तो चलिए जो उसके आगे शुरू करते हैं। तो हम यहाँ तक देख लिए थे कि 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेला गांव में आयोजित होता है। क्या होता है? जैन धर्म का एक जो महत्वपूर्ण उत्सव है, महामस्तक अभिषेक। ये अब जो प्रमुख विद्वान हुए हैं और उनके जो संरक्षक उससे प्रश्न बन जाते हैं। तो हरिसेन किसके समय के थे? समुद्रगुप्त, कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अश्वघोष, कनिष्क। नागार्जुन किसके समय के थे? कनिष्क के। अच्चरक, कनिष्क ये चिकित्सक थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के समय में, चंद्रबदाई पृथ्वीराज रासो, और कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आगे क्या है? अगला टॉपिक है मौर्य वंश। इसमें हमको क्या पढ़ना है? सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है। तो सम्राट अशोक, इनका मौर्य जो राजवंश था, तो ये 323 से 184 ईसा पूर्व तक था। और मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। विशाखदित्य दत्त कृत जो मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमको जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें चंद्रगुप्त को कुलहीन, मतलब इनकी इसमें निंदा की गई है, ये याद रखिए। और धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। अब विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया था। और एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है। अगला है कि जो भारतीय शासक और उनकी जो उपाधियां हैं, जैसे बिंदुसार को क्या कहा गया? अमित्र घात। अशोक को देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी, समुद्र को कृतांत परुष, चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा राजाधिराज, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य, हर्षवर्धन को शिलादित्य और कनिष्क को देवगुप्त कहा गया। जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। और कौटिल्य द्वारा मौर्य राज में रचित जो अर्थशास्त्र है, वो किस पर? अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। अर्थशास्त्र नाम है, लेकिन इसमें राजनीतिक जो व्यवस्था थी उसका वर्णन किया गया है। और अर्थशास्त्र में कितने अभिकरण हैं? 15 अभिकरण है। और अर्थशास्त्र में जो साप्तांग सिद्धांत हैं, ये इसके नाम पूछे जाते हैं। तो राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, क्रम लगाने के लिए भी इसमें प्रश्न बन जाते हैं। अब बिहार में पटना के समीप बुलंदशहर एवं कुम्हार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? बिहार के पटना में बुलंदी बाग एवं कुम्हार में जो खुदाई हुई थी वहाँ से। प्रमुख राजवंश संस्थापक और उसकी राजधानियाँ देखते हैं। हर्यक वंश, इसके संस्थापक बिंबिसार थे। राजधानी राजगिरी। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे। राजधानी पाटलिपुत्र। शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग और पतंजलि इन्हीं के वंश समय के थे। और इनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। और सातवाहन सिमुक संस्थापक रहे। राजधानी प्रतिष्ठान। गुप्त, श्रीगुप्त पाटलिपुत्र। वर्धन वंश पुष्यभूति थे। थानेश्वर इनकी राजधानी। गढ़वाल चंद्रदेव राजधानी कन्नौज। पल्लव सिंह विष्णु कांचीपुरम राजधानी थी। राष्ट्रकूट दंती दुर्ग और राजधानी मान्यखेत थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की यात्रा विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वे दक्षिण भारत की विजय भी प्राप्त किए थे। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईस्वी में क्या किया? परास्त किया। राज्याभिषेक अशोक का कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उन्हें देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। अब पुराणों में इनको अशोक वर्धन कहा गया है। तो और दशरथ भी अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण किए थे। ये इनके कौन थे? पोता थे।
अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुक क्या थे? रज्जुक की बात करें तो आज का जो जिला अधिकारी है वही जो पद था वही था रज्जुक। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों को क्या कहा जाता था? सार्थवाह की संज्ञा दी जाती थी। और सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण है ये भी अशोक ने ही कराया था। अब बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट एवं विहार यात्राएं रोक दी और उसके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। इतिहासकार जो स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड्स ऑफ अशोक में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ बौद्ध अशोक की धर्म यात्राओं का क्रम बताया है। क्रम लगाने के लिए आ जाता है लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। क्या था? पहले लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। कालसी, गिरनार और मेरठ की जो अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में है। और शिलालेख, स्तंभ और गुहालेख, अशोक के जो अभिलेख है उसको 3 भागों में बांटा गया है। अब प्रथम जो मुख्य है वही दिया है। प्रथम अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे में मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा की बात कही गई है। तीसरा अभिलेख कहता है कि अधिकारियों को 5वें वर्ष दौरा होगा। 5वां धम्म महामात्रों की नियुक्ति मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 6वां आत्मनियंत्रण की शिक्षा। 11वां धम्म की व्याख्या। 13वां क्या? कलिंग युग का विषय मोस्ट इम्पॉर्टेंट 13वां कई बार प्रश्न बन चुका है। और शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह जो भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। दर्शन और उनके संस्थापक, न्याय दर्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टेबल है। महर्षि गौतम, ये आपको समीक्षा अधिकारी में भी ये सीरीज बहुत ही काम आएगी। साख्य दर्शन और महर्षि कपिल, मीमांसा जैमिनी, योग दर्शन महर्षि पतंजलि, वैशेषिक कणाद। और अशोक के अब जो अधिकांश अभिलेख प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। केवल अभिलेखों में शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। साहब ये दोनों क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं? क्योंकि ये खरोष्ठी में है। मैक्सिमम जो ब्राह्मी है ये क्या है? खरोष्ठी में। तक्षशिला से आरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आरमाइक लिपियों में लिखा गया है। द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा में अभिलेख प्राप्त हुआ। अल्लंगनाज नामक स्थान से आरमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। जेम्स प्रिंसेस अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। और अगला क्या है? प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं। खरोष्ठी क्या थी? दाएं से बाएं। अब ब्राह्मी बाएं से दाएं। याद रखिए, ब से ब्राह्मी, ब से बायां, ऐसे याद कर लीजिए, बाएं से दाएं। अशोक ने अपने राज्याभिषेकों के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का जो धार्मिक कर था माफ कर दिया और भू राजस्व को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। 13वें जो शिलालेख है उसमें कलिंग के विषय में हमको जानकारी मिलती है। अशोक के दीर्घ शिलालेख जो 12 था उसमें सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु उपाय बताए गए हैं। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। दूसरे और 13वें शिलालेखों में संगम के राज्यों के किसकी सूचना मिलती है? चोल, पांड्य, सातिपुत्र और केरलपुत्र सहित ताम्रपर्णी मतलब श्रीलंका की सूचना मिलती है। तो इसको याद रखिए, किसकी सूचना मिलती है? चोल, पांड्य, सतीपुत्र और केरलपुत्र। अगला क्या है? मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से हमको जानकारी मिलती है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। इनके नाम क्या हैं? अंतियोकस द्वितीय, थियोस ये कहाँ के थे? सीरिया के शासक। तुरमय या तुरमाय ये टालमी द्वितीय, फिलाडेल्फस मिस्र के राजा। अतंकनी या एंटिगोनस गोनातास ये मैसेडोनिया के राजा थे। मग ये साइरीन के शासक थे। अलिक सुंदर ये अलेक्जेंडर स्पाइस या एपीरस का राजा था। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यसभा में भेजा गया एक यूनानी राजदूत था।
मेगास्थनीज ने 7 श्रेणी से भारतीय जो समाज था उसको 7 श्रेणी में बांटा है। कौन कौन सा? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर और योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। दास प्रथा प्रचलित होने का उल्लेख मेगास्थनीज ने कहा कि नहीं किया। इसने कहा कि दास प्रथा नहीं थी, जबकि कौटिल्य ने कहा है कि थी। मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा था। उसकी राजधानी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उत्तरापद्म की राजधानी तक्षशिला, और अवंती रठ की राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी। कलिंग की तोसाली, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, प्राच्य या पूर्वी भारत की कहाँ थी? पाटलिपुत्र में थी। और क्या था? भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। आता है कि भाग और बलि क्या थे? तो भाग और बलि जो थे वो राजस्व के स्रोत थे, एक तरीके का टैक्स था ये। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व का जो एकत्र करता था, जो जितना हमको राजस्व मिलता था उसको जो एकत्र करता था उसे क्या कहा जाता था? समाहर्ता। अंतपाल क्या होता था? सीमा रक्षा या सीमावर्ती दुर्गों की जो देखभाल करता था। प्रदेष्टा क्या होता था? कमिश्नरियों का जो प्रशासक था। और मौर्य अधिकारी पौतवा अध्यक्ष जो था नाप तौल का प्रभारी था। पन्या अध्यक्ष कौन था? वाणिज्य विभाग एवं सूना अध्यक्ष बूचड़ खाने का ये प्रभारी था। अब मौर्य काल में नगरों का प्रशासन नगर पालिका द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरक या पुरमुख्य था। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्र केडीज कहा है। विद्वानों के अनुसार अमित्रो केडीज का संस्कृत रूप है अमित्र घात, मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला। पुष्य मित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना किया। तो ये प्रश्न बनता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? वृहद्रथ था। और उसकी हत्या किसने कराई? पुष्यमित्र शुंग ने किया है, और उसको करके शुंग वंश की स्थापना हुई है। मौर्य वंश के बाद कौन सा शासक आता है? तो शुंग वंश आता है। अगला क्या है? वायु पुराण के अनुसार अंतिम कण्व शासक सुशर्मा ने अपने आंध्र जातीय भित्त सिमुक द्वारा मारा गया था। अंतिम जो कण्व शासक था सुशर्मा, वह सिमुक द्वारा मारा गया था। गिरनार क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई थी। कौन खुदवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इसमें नहर निकलवाई। खुदवाई चंद्रगुप्त मौर्य ने थी, नहर किसने निकलवाई? अशोक ने। शक क्षत्रप रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों का वर्णन किया है। किसने किया है? रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे हमको जानकारी मिलती है। अब गुप्तोत्तर काल के जो मंदिर हैं उसके निर्माण करता है उसको देख लेते हैं। पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है उसके निर्माण करता अनंत वर्मन चोंगंग हैं। कोड़ा का नरसिंह वर्मन प्रथम। कंदरिया महादेव जी का मंदिर धंगदेव चंदेल ने बनवाया है। कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम। एलिफेंटा के गुहा अभिलेख राष्ट्रकूट। तट मंदिर मामल्लपुरम, इसको नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया है। याद रखिए, कोणार्क मंदिर किसने बनवाया है? नरसिंह देव प्रथम। और तट मंदिर मामल्लपुरम इसका नाम है, इसको किसने बनाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय। नाम में ना कन्फ्यूजन हो। कैलाश मंदिर कांची का, ये नरसिंह वर्मन द्वितीय दोनों बनवाए हैं। और विदेश्वर मंदिर तंजौर का मंदिर राजराज प्रथम ने। और मुक्तेश्वर मंदिर नंदीवर्मन द्वितीय ने। बैकुंठ पेरूपाल मंदिर नंदीवर्मन द्वितीय। महाबली के एकाश्म रथ का निर्माण किसने किया? नरसिंह वर्मन द्वितीय। अब हम गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखते हैं। गुप्त वंश 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना 275 ईस्वी में महाराज श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। अब प्रथम शक्तिशाली शासक की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम था। इसका कार्यकाल 319 से 335 तक रहा। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी महत्ता को सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के जो विपरीत था कि क्या कहा? महाराजाधिराज इन्होंने उपाधि धारण की।
और क्या आगे क्या है, वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया। तो आता है कि 4 अश्वमेध यज्ञ किसने किया, तो प्रवरसेन प्रथम ने कराया है, संपादन कराया है। कन्नौज को महोदया या महोदया श्री नाम से अभिव्यक्त किया गया। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी जो रचना है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा। किसने कहा, स्मिथ ने कहा। किसको कहा, समुद्रगुप्त को। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त के बारे में हमको जानकारी मिलती है। इलाहाबाद स्तंभ में समुद्रगुप्त के संधि विग्रह की हरिशेर ने संस्कृत भाषा में प्रशंसनात्मक वर्णन करते हुए प्रयाग प्रशस्ति कहा। किसको कहा, समुद्रगुप्त को। किसने कहा, हरिशेर ने कहा। चंद्रगुप्त तृतीय विक्रमादित्य इनकी उपाधि थी। कभी कभी आ जाता है कि विक्रमादित्य किसकी उपाधि थी, चंद्रगुप्त प्रथम के देते ये तो द्वितीय, और जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, पहला गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त तृतीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया। क्या कहा गया, शक विजेता। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त किया। किसको परास्त किया, रुद्र सिंह तृतीय को। किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और शकों को हराने के ही उपलक्ष्य में इसने सकारी की उपाधि धारण की। तो ये प्रश्न बन चुका है कि सकारी की उपाधि कब धारण की, जब शक को पराजित किया। किसने किया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय ने सकारी की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त ने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलवाए। अहूरों का प्रथम आक्रमण गुप्त शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ और स्कंदगुप्त इसमें बुरी तरह पराजित हुआ। और चंद्रगुप्त में गुप्तकाल में बंगाल में ताम्रलिपि एक क्या थी, प्रमुख बंदरगाह था। तो आ सकता है प्रश्न कि ताम्रलिपि क्या था, तो ताम्रलिपि एक बंदरगाह था जहाँ क्या होता था, उत्तर भारतीय व्यापार एवं साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों से व्यापार होता था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु ये वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। तो आ सकता है प्रश्न कि वस्त्र उत्पादन के लिए कहाँ कहाँ फेमस था जगह, तो गुजरात, बंगाल, तमिलनाडु, दक्कन का जो क्षेत्र था वो। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे और ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। चरक क्या थे, ये राजवैद्य थे। इन्होंने चरक संहिता की रचना की। भास्कराचार्य के खगोल लज्ञ और गणितज्ञ थे। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि एवं लीलावती नामक ग्रंथों की रचना किया है। तो ये कई बार प्रश्न बन चुका है कि लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने किया है, तो भास्कराचार्य ने किया है। सिद्धांत शिरोमणि की रचना भास्कराचार्य ने किया है। गुप्तकाल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। अब फायान जो था, लोग क्रय विक्रय में कौड़ी, फायान ने कहा कि लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का उपयोग करते थे। फायान चंद्रगुप्त प्रथम के समय में आया था। और सती प्रथा का प्रथम अभिलेख हमको एरड़ से मिलता है। एरड़ 510 ईस्वी का है। इसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री सती हुई थी, ऐसा हमको उल्लेख मिलता है। गुप्त संवत चंद्र प्रवर्तक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त संवत 319 ईस्वी का है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए। तो आता है कि कौन दिया, तो गुप्त वंश ने मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव अनुदान में दिया था। गुप्त काल में कला एवं संस्कृति की प्रगति हुई, इसी कारण इसको स्वर्ण युग कहा गया। अब प्राचीन भारत में सिंचाई कर को उदक भाग अथवा विदक भागम कहा गया। तो आता है कौन सा ये कर था, ये सिंचाई टैक्स था। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम को क्या कहा गया, कौशेय। तो आता है कि कौशेय किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो रेशम के लिए। 3री शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था, लोहे के यंत्रों के लिए। तोरमाण भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा
नेता था। शतरंज का खेल गुप्त काल में भारत का देन है। इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत में यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा। महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के संपदा प्रतिपादक थे। अब पतंजलि को योग का संस्थापक माना जाता है। न्याय दर्शन गौतम ने किया था, जिन्हें अच्छपाद भी कहा जाता है। तो प्रश्न आ सकता है कि अच्छपाद कौन सा दर्शन है, तो न्याय दर्शन है, याद रखिए। अब हम देखेंगे जो इमारतें हैं उसके बारे में। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में, शांति निकेतन वीरभूमि पश्चिम बंगाल, एलिफंटा मुंबई, महाबली मंदिर मामल्लपुरम ये तमिलनाडु, सांची स्तूप मध्य प्रदेश, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल, सोमनाथ का मंदिर कहाँ है, गुजरात में। और इसके जो हेड कौन बने, अभी मोदी जी बन गए हैं सोमनाथ मंदिर के। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में, और त्र्यंबकेश्वर मंदिर ये कहाँ है, नासिक महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र, दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान, ब्रह्मा मंदिर कहाँ है, पुष्कर राजस्थान। और आगे देखिए तो ब्रह्मा मंदिर पुष्कर राजस्थान, होयसलेश्वर मंदिर हेलीबीट कर्नाटक, रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु, मीनाक्षी तमिलनाडु, बृंदेश्वर ये भी तंजावुर तमिलनाडु, नटराज चिदम्बरम तमिलनाडु। दक्षिण भारत के सारे मंदिर हैं। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश, जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा, वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर, खजुराहो छतरपुर मध्य प्रदेश। अब देखिए हर्षवर्धन के समय में हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया और हर 5वें वर्ष प्रयाग के संगम में एक समारोह में आता था, जिन्हें क्या कहा जाता था, महामोक्ष परिषद। जब ये 5 वर्ष पे आता था तो उसको क्या कहा जाता था, महामोक्ष परिषद। हेनसांग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित होता था। जो आयोजन होता था उसे कहा जाता था महामोक्ष परिषद। हर्षवर्धन के समय की प्रमुख घटना यही थी कि ये हेनसांग इसके समय में भारत आगमन हुआ था और उसने एक ग्रंथ लिखा सी यू की। तो आ जाता है प्रश्न सी यू की किसका है, तो ये ह्वेनसांग का है। इसने भीनमाल की भी यात्रा की थी। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था और 637 में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति कौन थे, शीलभद्र। तो आ जाता है प्रश्न कि जब ह्वेनसांग गया था नालंदा विश्वविद्यालय में तो उस समय वहाँ के कुलपति कौन थे, शीलभद्र। ह्वेनसांग के अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था और वाराणसी रेशम के लिए प्रसिद्ध था। तो याद रखिए कि ह्वेनसांग के समय मथुरा सूती वस्त्र के लिए फेमस था। किसके लिए, सूती वस्त्र के लिए। और वाराणसी रेशमी वस्त्र के लिए। प्राचीन काल चीनी लेखकों में युनतु और थियानथुन के नाम से जाना जाता। चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख किसके नाम से किया है, युनतुन और थियानथुन। अब हम देखेंगे राजपूत जो काल है उसको। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी तक रहा और राष्ट्रकूट की स्थापना 636 में दंती दुर्ग ने किया। उसने मानेखेट को अपनी राजधानी बनाया। आदंती दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनियों में उसने हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष प्रथम का जन्म 800 ईसा पूर्व में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम पुलकेशिन द्वितीय को ऐहोल अभिलेख में मिलता है। ऐहोल अभिलेख 634 ईस्वी में प्राप्त हुआ। संस्कृत काव्य में लिखा गया। ऐहोल अभिलेख जैन कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित है। नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा 1193 में नष्ट कराया गया। तो ये प्रश्न बन जाता है कि कब किसके समय में ये नष्ट कराया गया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि बंगाल में किसने कराया था, धर्मपाल ने कराया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो का जो चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता को
दर्शाता है। खजुराहो के मंदिरों में कंदरिया महादेव जी का मंदिर सबसे सर्वोत्तम है। और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर, भीमबेटका और सांची का स्तूप शामिल है। खजुराहो कहाँ है? छतरपुर जिले में, मध्य प्रदेश में है। दशावतार जो मंदिर है ललितपुर देवगढ़ में स्थित है, ये भी गुप्तकालीन है। माउंट आबू दिलवाड़ा का जैन मंदिर संगमरमर से बना है, जिसका जो निर्माण है वो भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह द्वारा करवाया गया था। एलिफंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट ने करवाया था। एलिफंटा में 7 गुफाएं हमको मिलती हैं, जिसमें से 5 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं। इसमें हिंदू मुख्यतः शिव से संबंधित और यहाँ से 2 बौद्ध गुफाएं भी हमको मिली हैं। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। द्रविड़ शैली के विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक भीम प्रथम ने करवाया था। और गुप्तकालीन जो मंदिर है, विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश, तिगवा मध्य प्रदेश, शिव मंदिर भूमरा MP, पार्वती मंदिर कहाँ है? नचना कुठार मध्य प्रदेश, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, शिव मंदिर खो मध्य प्रदेश, भीतरगांव मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश। अजंता की गुफा 16 में उत्कीर्ण मर्रासन राजकुमारी का चित्र एलोरा में प्रशंसनीय है। अब पुरी स्थित कोड़ा का विशाल सूर्यदेव का जो मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम चोनगंग ने बनवाया था। कोड़ा के सूर्य मंदिर को क्या कहा गया? ब्लैक पैगोडा। और मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है, जिसका निर्माण किसने कराया? भीमदेव प्रथम द्वारा कराया गया। लिंगराज मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर की जो शैली है वो नागर शैली में है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये भी नागर शैली में बना है। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कंपूचिया जो कि कंबोडिया में सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं सदी में प्रारंभ किया गया। इसकी राजधानी यशोधरपुर, अगर वर्तमान की बात करें तो इसका नाम अंकोर में कराया गया था। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। बोरोबुदुर एक यूनेस्को द्वारा मान्य वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये मान्य है। और पांड्यों के राज्यकाल में द्रविड़ शैलियों के निर्माण का हुआ है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया था। पल्लव कालीन मामल्य शैली में बने रथों या एकाश मंदिर में बने द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। तो ये प्रश्न बन चुका है कि सबसे छोटा रथ कौन सा था? तो ये द्रौपदी रथ। अब हम देखेंगे संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम हुए थे। प्रथम संगम स्थान और अध्यक्षता पूछ लिया जाता है तो मदुरई अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने किया था। द्वितीय संगम कपाटपुरम अलैवाई इसकी अगस्त ऋषि ने, और तोलाकपियम इसकी उस समय 2 लोग अगस्त ऋषि और तोलाकपियम ने किया था। तृतीय मदुरई में हुआ, पहला और तृतीय दोनों मदुरई में हुआ है। और नक्कीरर ने इसकी अध्यक्षता किया था। दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय महर्षि अगस्त्य को दिया गया। महर्षि अगस्त्य को तमिल साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। और शिलापतिकरम जो का लेखक है इनको अडियल थे। संगम साहित्य में केवल चोर चेल और पांड्य राजाओं का उद्भव और विकास का वर्णन किया गया है। कुरल तमिल साहित्य का बाइबिल या लघु वेद कहा जाता है। तो ये प्रश्न बन चुका है कि कुरल किसको कहा जाता है? समय तमिल साहित्य का बाइबिल या लघु वेद, तो किसको कहा जाता है? कुरल को। इसे मुप्पाल भी कहा जाता है। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने किया था। चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शैव मंदिर जो कि राजराजेश्वर या वृद्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं का निर्माण किसने कराया था? राजराज प्रथम के समय में हुआ था। चोलों की राजधानी तंजौर थी। इसके अतिरिक्त गंगैकोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी बनी थी। बहुत कठिन कठिन नाम ये होता है। और संगम काल में चोलों की राजधानी उरई थी। परांतक प्रथम ने मधुरा के पांड्य राजाओं को हराकर मदुरै कोंड उपाधि की धारण किया था। किसने किया था? परांतक प्रथम ने किया था।
कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजयबाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की। चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में 177 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था। किसके समय में? कुलोत्तुंग प्रथम के समय में। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा जिन्हें गुरु शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। चालुक्यों के शासनकाल में प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि किसके समय में? चालुक्य के शासन में। कंबन ने 12वीं सदी में तमिल रामायणम या रामावतारम की रचना तमिल भाषा में की थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी। होयसल की राजधानी द्वारसमुद्रम थी। हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों की रचयिता माना जाता है। किसका किसका? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। जयदेव ने हर्ष को भास, कालिदास, बाण, मयूर आदि कवियों की समकक्षता में रखते हुए कविता कामनी का साक्षात हर्ष निरूपित किया है। अब हम देखेंगे जो रचनाएं और लेखक। सर्ववर्मा, इनकी रचनाएं कांतंत, भारवी की किरातुर्जुनीयम, राजशेखर की कर्पूर मंजरी, चंद्रबरताई की पृथ्वीराज रासो, विशाख दत्त देवी चंद्रगुप्तम, जयानक की पृथ्वीराज विजय, सारंगदेव की हमीर रासो, विल्हड़ की विक्रमांगदेव चरितम। पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो देवपाल कैसा था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसे परम सौगात कहा गया। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक पाल पुत्र देवसे के अनुरोध में नालंदा में एक बौद्ध विहार के लिए 5 गांव दान दिया था। जेजाग भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। धर्मपाल के विक्रमशिला तथा सोमपुरी में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की गई थी। अब प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था, जिसका शासनकाल 836 से 885 ईस्वी में था। विज्ञानेश्वर, हिमांद्र एवं जीमूत वाहन मध्यकालीन के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। और विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य की स्मृति पर मिताक्षरा नामक टीका ग्रंथ लिखा है। जीमूत वाहन ने दायभाग नामक ग्रंथ की रचना किया है। अब भोजशाला मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश के धार में। ये सारे फैक्ट प्रीवियस ईयर में प्रश्न बन चुके हैं, वही दिया गया है। यहाँ पर वाग्देवी भगवती सरस्वती देवी और अधिष्ठात्री स्थापित है। रुद्रमा देवी का संबंध किससे है? काकतीय वंश से है। काकतीय साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वारंगल थी। कल हम देखेंगे सल्तनत काल। आज हमने प्राचीन भारत को समाप्त किया। तो आज के लिए बस इतना है। वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने मित्रों तक पहुंचाइए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस सीरीज का लाभ उठा सकें और रिवीजन कर सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हेल्पफुल लगे तो आप लोग इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलिए।